हेलो गाइस, IMIS में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना के बारे में बात करेंगे। ये आपके GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी ये स्कीम पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दरअसल हुआ क्या है, यूनियन कैबिनेट ने, जिसको मोदी जी ने अभी चेयर किया है, तो इसको अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जो प्रमोट करेगी, जो अपने फ्लोटिंग, जो तैरते नहीं रहते क्या, सोलर फोटोवोल्टिक्स, वो उस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करेगी। किससे? एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से। ये कहाँ पर लगेंगे? ये देखो, मैंने 3D मैपिंग बनाई है। ये पानी है, ठीक है, पानी के ऊपर ये लगा रखे हैं। इससे वायर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये टावर्स में यहाँ चली जाएगी, फिर बिजली घर घर पहुँचाई जाएगी। तो ये रिजर्वोयर्स या फिर इनलैंड वो जो वाटर बॉडीज़ है ना, वहाँ पर लगेंगे। जो अभी जैसे ये 24 में लगाया गया है, ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये इसकी फ़ोटो मैंने यहाँ लगा दी है, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा अप्रिसिएशन दिया करो, कमेंट लिखा करो, और इस वीडियो को 1.5 या फिर 2x पे देखा करो, ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने एक की एस्पेक्ट्स एक टेबल में लगा दिए हैं, ठीक है, कि ये एक जो नोडल मिनिस्ट्री है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। जो एजेंसी है वो SCCI है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये मैंने पहले बता दिया था। नेचर ऑफ स्कीम्स मैंने बता दिया है। कोर आइडिया देख लो, ये ऑप्टिमली यूज़ करेगी रिजर्वोयर, डैम, कनाल, इंडस्ट्रियल पॉन्ड को, ताकि जनरेट हो उसके क्लीन पावर एनर्जी, ठीक है। अब क्या है, इसका जो टारगेट रहेगा, इसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट से लेके 5700 मेगावाट तक ये ऐड कर जाएगी। 5000 जो मेगावाट के न्यू FSB, जो अपनी कैपेसिटी कपल हो जाएगी ना 10,000 मेगावाट स्टोरेज से, उससे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये एक्सपेंड कर देगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, ठीक है। तो फिर लैंड की दिक्कत ही नहीं रहेगी, पानी के ऊपर ये तैरते तैरते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। ग्रिड कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज में योगदान देगा। रिड्यूस कर देगा वाटर इवेपोरेशन का। सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होके चला जाता है, तो वो पॉन्ड्स बहुत बड़े होते हैं, उस पर कुछ लगाया नहीं होता है, तो अभी ये पॉन्ड्स के ऊपर लग जाएगा, तो वो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये रिड्यूस प्रमोट कर देगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर और स्टोरेज इक्विपमेंट को, जो कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान देंगे। लार्ज स्केल पे ये क्लीन एनर्जी को जनरेट करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी अपनी बढ़ेगी। क्लाइमेट कमिटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मानसून पर निर्भर रहते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है फार्मर्स के सामने। सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेज क्या है, ये आपको ना मेंस में कीवर्ड लिखने होते हैं, जैसे बॉडी में सिग्निफिकेंस क्या है या फिर एडवांटेज क्या है, ताकि इवेल्युएटर भी बोर ना हो और आपको अच्छे मार्क्स दें। तो लैंड यूज एफिशिएंसी है, ये चीज़ लिख देना। वाटर कंजर्वेशन है, तो फ्लैटिंग पैनल और रिड्यूस इवेपोरेशन हो जाएगी। ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये कुछ डाटा डाल सकते हो। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होएगा, वो कम होएगा। वो क्या है डाटा, ये देखो 10 मिलियन टन तक जो CO2 एमिशन है ना एनुअली, वो आप कट कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, 1600-1700 आदमी फुल टाइम इसमें काम करेंगे, तो कितनी बढ़िया स्कीम है ये। अब देखो, मैंने एक स्कीम है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की इकट्ठी कर दी है। पहली तो ये मैंने बताई दी है, PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। ये क्या है, रूफ टॉप सोलर फॉर हाउस होल्ड है, ठीक है। PM कुसुम, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये आप मैंने पता ही है कि सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड सोलर, कोई मतलब कोई किसान है तो उसके खेतों में ये लगे होते हैं। LMM, ये क्वालिटी एश्योरेंस और अप्रूव करती है कि सोलर जो PV मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। लिंकेजेस करवा रहा हूँ किससे, इसको जो बॉर्डर क्लाइमेट गोल्स है ना अपने, कौन से, पंचामृत गोल है जो COP26 में है, तो ये डाटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इन चीज़ों को ना लिख लिया करो एक साथ, ठीक है। मिशन लाइफ जो क्या करता है, क्लीन जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करता है। ISA जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है।
तो ये आप लिख सकते हो। चैलेंजेस और कंसर्न क्या आता है, मेन तो ये आता है टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि पहले सोलर पैनल की ही कॉस्ट सबसे हाई होती है, उसके बाद में इसको डैम्स वगैरह रिजर्वोयर में लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो फ्लोट करवाने वाला उस पर सिस्टम भी लगाना पड़ेगा तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। इकोलॉजिकल कंसर्न्स आते हैं, स्पेसिफिकली किसको, इकोसिस्टम को, फिश हैबिटेट्स को, लोकल डाइवर्सिटी। अब नीचे फिश है, पहले तो क्या होता था, कोई पक्षी वगैरह उस पर दाना वगैरह डाल देता था तो फिश का काम चल जाता था, लेकिन अभी उसके ऊपर लगा देंगे तो उनको एक तो सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, और एलगी वगैरह नहीं उत्पन्न होगी ज़्यादा, तो हो सकता है उनको नुकसान पहुँचे। लोकल बायोडाइवर्सिटी भी हो सकती है शिफ्ट हो जाए। मल्टीप्लिसिटी बॉडी ओनरशिप चाहिए, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ पावर, ये सब कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ग्रिड इंटीग्रेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एक स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल और वायबिलिटी स्केल पर ये डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट को। वे फॉरवर्ड भी कुछ बता सकते हो कि स्ट्रेंथ करो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जनरेट हो सकें। इंश्योर करो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मॉडल्स को, लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट होएगा ना, ताकि इकोलॉजी को हानि ना पहुँचे। साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ट्रांसमिशन के लिए। अब मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है 250 वर्ड्स में, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने इसको लिखना है। और प्रीलिम्स के लिए मैंने फोल्डर मटेरियल तैयार कर दिया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।